अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। शिद्दत आशिकी ज़ोया शाह किस्त नंबर 4। आइज़ा लाओ बैठो। बेटा हमारे पास। आसिफ साहब ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास चारपाई पर बैठने का इशारा किया। वो सर पर दुपट्टा दुरुस्त करती हुई उनके करीब बैठी थी। तबीयत कैसी है? आसिफ साहब ने इसके सर पर शफकत से हाथ रखते हुए पूछा। हम ठीक हैं। मामू आप कैसे हैं? वो सर झुकाती तहजीब से बोली। आसिफ साहब मुस्कुरा उठे। हम भी ठीक हैं बेटा। यूनिवर्सिटी में सब कैसा चल रहा है? आसिफ साहब ने संजीदगी से पूछा। सब नॉर्मल चल रहा है मामू, वो मुख्तसरन बोली। आसिफ साहब ने सर हिलाया। बेटा ये फ़ोन रख लो, मैंने आज ही मंगवाया। यूनिवर्सिटी में कभी देर हो जाती है या कोई मसला हो तो फ़ोन कर लिया करो, मैं खुद आकर ले जाया करूँगा। आसिफ साहब ने एक सादा सा फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया था। नहीं मामू, इसकी क्या ज़रूरत है? वह हिचकिचाई थी क्योंकि आयशा बेगम ने उसे आंखें दिखाई थी। नहीं बेटा रख लो। आसिफ साहब ने उसके हाथ में फ़ोन थमाया। वो लब भेंचकर आयशा बेगम को देख कर रही थी, जो कड़वी घूंट भर रही थी उसे देखकर। शुक्रिया मामू, वो नज़रें झुकाते बोली। आसिफ साहब ने उसके सर पर हाथ रखकर सर हिलाया था। वो उठती हुई वहाँ से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। बैग से किताबें निकालते हुए वो मुंजमद हुई जब उसकी नज़र उसके वाइट रुमाल पर पड़ी थी। एक हल्की मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया। उसने मुस्कुराते हुए रुमाल उठाया था। इसकी हल्की महक ने उसे अपने हिसार में लिया था। वो आंखें बंद करते हुए मुस्कुरा गई थी। Okay, I will never address you in this tone again. Please stop crying. You look terrible crying like that. इसकी मुस्कान मज़ीद गहरी हुई थी जब इसके कहे गए अल्फाज इसकी समात से टकराए थे। वह मुस्कुराते हुए पेंसिल और कुछ पेपर्स निकालकर खिड़की की तरफ बढ़ी थी। ठंडी हवा ने इसका इस्तकबाल किया था। कुर्सी खींचकर उसने खिड़की में रखी थी और टेबल पर पेपर रखते हुए गहरी मसरूफियत से कुछ बनाने में मसरूफ़ हुई थी। यहाँ तो आप मुझे नहीं डांट सकते, जितने चाहो आपके स्केच बना सकती हूँ प्रोफेसर। वह हल्की सी मुस्कुराए खुद से बड़बड़ाते हुए महारत से पेंसिल को पेपर पर फेरने लगी। चुप चुप कर देखती है तेरी तस्वीर को, लगता है कुछ हो गया है रांझे तेरी हीर को। न जाने कितनी ही देर वो स्केच बनाती रही। आइज़ा, रहीम की आवाज़ सुनकर उसने जल्दी से स्केच को बुक में छुपाया और उठकर कमरे से बाहर निकल गई। हिम्मत कैसी हुई सीरत को अस्करी कारपोरेशन के साथ मीटिंग करने के लिए भेजने की? वह दुरुस्तगी से कहते ऑफिस का दरवाज़ा खोलते अंदर आया था। अशफाक साहब चौंकते अपनी चेयर से उठे थे। मैंने उसे वहाँ नहीं भेजा सावियान, वो खुद वहाँ गई थी, अशफाक साहब ने धीमे लहजे में कहा, इसकी आंखों में सुलगती चिंगारियाँ देखकर। वो कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। मैंने उसे आरके इंडस्ट्रीज़ के साथ मीटिंग करने के लिए कहा था और वो वहाँ अस्करी कारपोरेशन हमारे बिजनेस राइवल्स के साथ मीटिंग में अपने आप चली गई। अशफाक साहब को करख नज़रों से देखते हुए गौर आया। सावियान, मैं सच कह रहा हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मैंने आरके इंडस्ट्री की मीटिंग में ही भेजा था। अगर मुझे पता चला कि इसमें आपका हाथ है, आई स्वेयर डियर डैड, आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत ऐश कर लिया आपने, अब से मैं सब हैंडल करूँगा अपने तरीके से। यू गेट दैट? वो काटदार नज़रों से अशफाक साहब को देखते हुए से बाहर निकला था। अशफाक साहब ने सरधा भरी थी। सब एम्प्लॉयज़ ने इसके तैश से सुर्ख चेहरे को देखा था। वो संजीदगी से चलता हुआ अपने ऑफिस रूम में दाखिल हुआ। कोट को रिवॉल्विंग चेयर के पीछे डालते हुए वो चेयर पर बैठा था और अब तक की सारी फाइल्स का मुताला करने में मसरूफ़ हुआ। जब इसके फ़ोन की रिंगटोन बजी, उसे फ़ोन की दुरुस्त नज़रों से देखा, मगर स्क्रीन का चमकता नाम प्रिंसेस देखकर इसका सारा गुस्सा हवा हुआ था। यस मैं प्रिंसेस। मैं भाई घर में बोर हो रही हूँ, क्या शॉपिंग पर जा सकती हूँ? अगर आपको एतराज़ ना हो। प्लीज़ मुझे कार्ड्स नहीं चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ मेरे भाई। इसकी फरमाइश पर जी ने लब भेजे थे। प्लीज़ ना भाई, जाने दें अपनी प्रिंसेस को। फ़ाइन, लेकिन बी केयरफुल। किसी भी हाँ पता है, किसी भी अजनबी से बात नहीं करनी, अनजान जगह पर नहीं जाना और अपना ख्याल रखना है और टाइम से घर आना है, और अगर कोई भी परेशानी हो तो आपको कॉल करनी है। सीरत ने इसकी बात काटते हुए अब इसके ही कहे गए अल्फाज बार करवाए, जिस पर वो मुबहिम सा मुस्कुराते हुए सर झटक गया था। ओके बाय, लव यू, मैं जा रही हूँ। लव यू टू प्रिंसेस। काल मनकता होते ही वो दोबारा फाइल के मुताले में मसरूफ़ हुआ था। इसे एयर प्लग पर उंगली रखते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे सभी लोगों को एक्सक्यूज़ मी कहा और संजीदगी से चलता हुआ विंडो की जानिब बढ़ गया। हेलो, कैसे हो? इसके लबों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट उभरी थी इस धमाका खेज मवाज की आवाज़ सुनकर। मैं मीटिंग में हूँ मिस सीरत, बाद में बात करते हैं। तुम्हारी मीटिंग को आग लग जाए, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ, मुझे कंपनी चाहिए, चलोगे? वो रौब से ऐसे बोलो जैसे वो मुलाजिम हो। मैं मसरूफ़ हूँ।
हाँ तो पहाड़ में जाओ, वक्त क्यों ज़ाया करो, साफ साफ कहो नहीं आ सकते। एक बात याद रखना, तुम्हारे इस इनकार की वजह से मेरे दिल में तुम्हारे लिए 1.00001% इज्जत है। मैं उसे भस्म कर दूंगी। सीरत ने निचला होंठ दबाते हुए कहा था। अच्छा 10 मिनट में आता हूँ। 5 मिनट से ज़्यादा मैं किसी का वेट नहीं करूंगी। ऑफिस के बाहर ही हूँ, निकलो बाहर अभी। फाइन, मैं आता हूँ, वो मुबहिम से मुस्कुरा कर कहता हुआ 10 मिनट में मीटिंग को निपटाकर कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच पर टाइम देखते चेयर से कोट उठाकर तेज तेज कदम उठाता बाहर निकला। इसकी साइड पर इसकी ब्लैक लैंड क्रूजर देखकर वो फ्रंट सीट का गेट दरवाज़ा खोलते गाड़ी में बैठा था। 10 मिनट लगा कर आए हो तुम? सीरत ने उसे काट खाने वाली नज़रों से देखते कहा, जो ब्लू थ्रू सूट में काफ़ी स्टाइलिश सा लग रहा था। मैंने कहा था 10 मिनट लग जाएंगे मिस सीरत रिजवी, वो उल्टा रूप से बोला और इसका भरपूर जायजा लिया जो ब्लैक सूट में मलबूस थी। चलो खैर है, तो मैं रास्ते में देखती हूँ, चलो तो सही। वो धीमे लहजे में बड़बड़ाई, जिसे इसने बराबर सुना था और मुस्कुराहट दबाई थी। तुमने कभी गोलगप्पे खाए हैं? सीरत ने ड्राइविंग करते हुए पूछा, जिस पर उसने ताज्जुब से सर हिलाया। आपको ताज्जुब होगा मिस सीरत, मैं ये नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ। मेरी मॉम ब्रिटिश थी, एज यू नो, मैं बरतानिया से हूँ। डाइट प्लान था मेरा और अब तक चल रहा है। बचपन में सिर्फ पढ़ाई थी और मैं था, कभी वक्त ही नहीं मिला। वो ताज्जुब से उसे बता रहा था। चलो आज खिलाती हूँ, उतरो नीचे। वो सीट बेल्ट हटाते हुए बोली, मैं यहाँ रोड पर रुक कर कोई थर्ड क्लास चीज़ नहीं खाने वाला। मेरा डाइट प्लान है जिसे मैं ख़राब नहीं करने वाला। ओके, मैं भी तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। आज के बाद एक प्लेट बनाओ और मसाला हल्का रख के डालो। इसकी बात सुनकर हदीद ने सर झटका था। इसने आज तक स्ट्रीट फूड नहीं खाई थी। अभी भी वक्त है, तुम मेरे साथ ये खा लो, हम फ्रेंड्स बन जाएंगे मिस्टर हदीद रज़ा अस्करी। सीरत ने प्लेट लेते हुए इसे दोबारा मुखातिब किया। वह सरदार भरते हुए गाड़ी से बाहर निकला था। आसपास से आते जाते लोगों ने रुककर इस क्लासी शख्स को देखा था, जो इस मोहतरमा की वजह से रोड पर ठहरकर गोलगप्पे खाने आया था। व्हाट द हेल, ये क्या चीज़ है? वह मुँह खराब करते हुए इसके हाथ में थामी प्लेट को देखते गोया हुआ, जिस पर सीरत ने कहकहा लगाया, इसको ऐसे खाते हैं। सीरत ने पूरा गोलगप्पा उठाकर मुंह में डाला। हदीद ने सर झटका था। मेरा जायका ख़राब हो रहा है मिस सीरत। वह सर झटकता दूसरी जानब देखता बोला, सुनो, अगर आज तुमने ये खा लिया, पक्का तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे। खा लो ना। सीरत ने मासूमियत से कहा। हदीद ने सरत से शातिर लड़की को देखा, जहाँ जानबूझकर उसे यहाँ लाई थी। नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं, हदीद ने साफ इनकार किया, जिस पर सीरत का मुंह का जाविया बिगड़ा। अच्छा गाड़ी में पहना है, उठा दो प्लीज़। सीरत ने मुस्कुराते हुए कहा। वह संजीदगी से गाड़ी की तरफ बढ़ गया। भैया, इसमें ना 2 चम्मच मिर्चें डाल दो, जल्दी से भर के डालना। वो प्लेट आगे बढ़ाते हुए बोली। गोलगप्पे वाले ने हैरत से उसे देखते वैसा ही किया था। वो पानी की बोतल उठाकर उसके पास आया था। हदीद, खा लो ना यार, इतने दिल से यहाँ लाई हूँ तुम्हें, देखो भी तो, मैं भी तो खा ही रही हूँ। सीरत ने मासूम सी शक्ल बनाई, जिस पर वो मुबहिम सा मुस्कुराया। अच्छा बस एक खा लो। सीरत ने प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। इसकी तो आंखों में खज्जल सी उठी थी, सुर्ख मिर्चों से भरे गोलगप्पे देखकर। प्लीज़, सीरत ने मिनमिना कर कहा। वो सर झटकता हुआ प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए रह गया था। इसका जी खराब हो रहा था, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं खाया था, ना ही कोशिश की थी। मैं खिलाऊं अपने हाथ से? सीरत की पेशकश पर वो चौंकी पड़ा था। वो गोलगप्पा उठाकर ज़बरदस्ती इसके मुंह में डाल चुकी थी। ये इसकी बर्दाश्त की इंतहा थी। मिर्चों से इसकी आंखें सुर्ख पड़ गई थी। सीरत के कहकहे ने इसके मुंह में लगी आग को और भड़काया था। वह सुर्ख होता जल्दी से पानी की बोतल को होंठों से लगा गया था। सीरत का हंस कर बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि इसकी आंखें पानी से भर चुकी थीं और साथ ही इसका चेहरा लाल पड़ रहा था। पानी की बोतल को पूरा पीकर उसके मुंह में लगी आग फिर भी ना बुझ सकी थी। हाय, कितने क्यूट लग रहे हो तुम लाल टमाटर। सीरत ने उसे बराबर छेड़ा। वो उसे करख नजरों से देखता हुआ पानी की बोतल गुस्से से वहां फेंक कर आगे बढ़ गया था। सीरत ने गोलगप्पे वाले को पैसे पकड़ाए, गाड़ी लॉक करते हुए उसके पीछे भाग गई थी। अरे रुको तो सही, तुम तो नाराज ही हो गए, सीरत ने मिनाकर कहा, मगर वो सर झटकता हुआ आगे बढ़ गया। अरे बात तो सुनो मेरी, सीरत ने इसके आगे आते हुए कहा। वो पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर उसे स्पार्ट नजरों से देखे गया। सीरत की एक बार फिर हंसी छूटी थी इसका सुर्ख चेहरा देखकर। वो स्पार्ट नजरों से उसे देखकर गुजर गया और टैक्सी को रोका था। सीरत ने सीरियस होकर उसे देखा, जो सच में खफा होकर वहां से जा चुका था। उफ अल्लाह, ये सर तो सच का नाराज हो गया। वो दोनों हाथ कमर पर रखती मुंह बनाकर बोली थी, इसे गाड़ी में जाते देखकर। सावियन, डिनर कर लो बेटा। लैपटॉप को साइड पर रखते हुए मेहरुनिसा की आवाज़ सुनकर बाहर निकला था। सब डाइनिंग टेबल पर इसका इंतजार कर रहे थे। वह संजीदगी से अपनी चेयर पर बैठा था। मॉम जी और मैं शादी करना चाहते हैं।
चाहत ने मुस्कुराते हुए कहा। फोक उठाते सावियान का हाथ साकित हुआ था। इसने तरुष नजरों से उसे देखा था। सबने चौंककर सावियान और चाहत को देखा था, खासतौर पर अशफाक साहब ने, क्योंकि वो उसे बहुत कुछ समझा चुके थे, मगर इसके बाद भी उसने ये बात कहकर इनकी तौहीन ही तो की थी। सावियान ने लब भेजकर ज़ुहैब साहब को देखा, जो उसे गहरी नजरों से देखते हुए उठकर चले गए थे। महरुनिसा बेगम ने अफसुर्दगी से इन्हें जाते हुए देखा तो सर दाग भरकर रह गई। मैं आता हूँ, सावियान कहकर इनके पीछे चला गया था। क्या बकवास है ये चाहत? अशफाक साहब सर झुकाते दबे लहजे में इसका हाथ मरोड़ते और आए थे। जस्ट काम डाउन डैड, कहा ना मैं इसी से ही शादी करूंगी। चाहत ने खाना खाते हुए लापरवाही से कहा। अशफाक, आपको इस शादी से कोई एतराज़ तो नहीं? महरुनिसा बेगम ने खामोश बैठे अशफाक साहब को देखते पूछा। अशफाक साहब ने चाहत को देखा था। मुझे क्या एतराज़ होगा? महरू मेरी बेटी फैसला कर चुकी है। वह सर्द लहजे में बोले थे, मगर महरुनिसा बेगम ने इनके लहजे पर गौर नहीं किया। वो सर हिला गए थे। आपको तो कोई एतराज़ नहीं होगा मामा। इनफैक्ट आप तो शायद यही चाहती थी। चाहत की बात ने महरुनिसा बेगम को चुकाया था। वो गला साफ करते हुए मुस्कुरा गई थी। बस क्योंकि सावियान इनसे मशवरा ही नहीं करता था, ना ही इनकी इतनी बातचीत होती थी, तो वो माँ से बिल्कुल किनारा कर चुका था, न जाने क्यों। तुम शादी कर रहे हो जावियान? ज़ुहैब साहब ने उसे कमरे में दाखिल होते देखकर कहा। जावियान संजीदगी से चलता हुआ इनके करीब ग्लास विंडो के करीब रुके थे। मामू, आई नो तुम ठीक कर रहे हो यार, कर लो शादी। कोई फ़ायदा नहीं है पास्ट में रहने का। अशफाक शायद बदल गया हो, उम्मीद है सब सही हो जाए। ज़ुहैब साहब ने सरदार भर कर कहा। जी, मैं ये शादी कर रहा हूँ अंकल। ज़ुहैब साहब ने सर हिलाया था और लंबा सांस हवा के स्पुर्द करता हुआ ग्लास विंडो से बाहर देखने लगा। अच्छी बात है जी, खुश रहो। ज़ुहैब साहब ने इसके कंधे पर थपकी दी और वो सर हिला के कमरे से बाहर निकल गया। सब इसके डाइनिंग टेबल पर बैठे मुंतज़िर थे। शादी की तैयारियां शुरू करें मॉम, वो संजीदगी से बोला था। चाहत का चेहरा चमक उठा था। वह हनूस बैठे अशफाक साहब को एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ देखते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। अशफाक साहब ने अपने खाने को हाथ तक नहीं लगाया था। वो कुर्सी पीछे उठाकर उठे थे। महरुनिसा बेगम ने संजीदगी से देखा था। मुझे भूख नहीं है महरू, वह सर लहजे में कहकर उठकर वहां से चले गए थे। चाहत ने आंखें घुमाई थी। मुबारक हो भाभी, सीरत ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर चाहत खुल उठी थी। महरुनिसा बेगम ने सर झटकते हुए नजरें खाने की तरफ फेरी थी। बालकनी में संजीदा खड़ा वो आसमान पर चमकते हुए सितारों को देख रहा था। इसका चेहरा बिल्कुल स्पाट था। ठंडी हवा से इसके घने सिल्की बाल इसकी पेशानी का तवाफ करके यहाँ वहाँ उड़ रहे थे। दीवार पर हाथ रखे न जाने वो क्या सोच रहा था। वो सरदा भरते हुए अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। उसके पीछे बादल तेजी से गरजा था। वो साकत हुआ था। बारिश की पहली बूंद ने ज़मीन का तवाफ किया था। वह संजीदगी से दोबारा बाहर आया था। तेज़ बारिश ने उसे भिगोया था। वह आंखें बंद करते हुए बारिश की ठंडी बूंदों को महसूस करने लगा। उसकी आंखों के सामने माजी ही माजी था। आज इसका दिल बैठ रहा था कर्ब से। उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। वो कुछ नहीं कर पा रहा था। बिछड़ते वक्त ने उससे कहा था, ना सवाल करना ना जवाब मिलेगा, तुम भूल जाना सुकून मिलेगा। ना सवाल किया, ना जवाब मिला, ना भूल सका, ना सुकून मिला। बारिश में भीगकर भी उसे सुकून नहीं मिला था। इसके जज्बात की आग को इस बारिश ने मज़ीद सुलगाया था। वह बगैर एक पल के रुके अपने कमरे में चला गया था, बारिश और हसीन मौसम को खैराबाद कहकर। उदास शब में शजर से गिरते सूखे पत्तों की मानंद तुम्हारे बाद कई दिसंबर हम पे ऐसे भी गुजरे हैं। अब कैसी हो आइज़ा? हुरम लेक्चर के बाद इसके पास गार्डन में आकर बैठी थी, जो घास पर हाथ फेरते हुए कुछ सोच रही थी। सर उठाकर उसे देखने लगी। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? वह सर झुकाते आम से लहजे में बोली। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रही। इतनी गुमसुम सी रहती हो, क्या हो गया है? मैं सोच रही थी कि शायद तुम नानो की डेथ के बाद से ऐसी हो गई हो, लेकिन यार तुम जब से यूनिवर्सिटी में आई हो मुझे तुम गहरी सोचों में ही नजर आती हो। कोई परेशानी है तो शेयर करो। हुरम ने इसके हाथों को अपने हाथों में लेकर नरमी से कहा। तो मेरी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ ही तो जानती हो, मैं सब शेयर करती हूँ तुमसे। आयशा ने एक जानिब देखते हुए कहा, जहाँ स्टूडेंट्स यहाँ से वहाँ आ जा रहे थे और अपने काम में मसरूफ़ थे। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो तुमने मुझे नहीं बताया यार। मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से बहुत परेशान हो। हुरम उसे अच्छे से जानती थी और आज उसने ठान लिया था कि वो उससे पूछ कर ही रहेगी। मैं खुद बहुत परेशान हूँ हुर, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आयशा ने नज़रें झुकाते हुए कहा। मुझे लगता है मैं गलत सोच रही हूँ, आयशा ने मुख्तसर कहा, मगर इसके जवाब ने हुरम को चौंकाया। क्या मतलब गलत सोच रही हो? किस बारे में बात कर रही हो? हुरम ने सवालिया नज़रों से उसे देखा।
प्रोफेसर सावियान की बात कर रही हूँ। ये देखो कल क्या किया मैंने। वो अपने बैग से इसके स्केच निकालते हुए बोली। हुरम ने चौंकते हुए इससे पेपर लेकर इसके स्केच देखे थे। वो बेचारी मरती क्या ना करती कि बस चौंक कर उसे और स्केच को देखती रह गई। आइसो, अगर यूनिवर्सिटी को इसके बारे में पता चला प्रोफेसर और तुम्हें दोनों को सस्पेंड कर देंगे। पागल क्या कर रही हो तुम? हुरम ने जल्दी से स्केच फोल्ड करते हुए उसके बैग में डाले थे। आइजा ने सरदा भरी। मैं क्या करूं? वो बहुत अच्छे हैं, हर बार मुझे माफ़ कर देते हैं, मेरी हेल्प करते हैं और मैं कैसी चीज़ें सोच रही हूँ। आइजा ने शर्मिंदगी से सर झटका था। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास लड़कियों की ज़िंदगी में मोहब्बत का ना तो वक्त होता है और ना ही इजाज़त। हमें ज़िंदगी में ये सब आसाइशें नहीं मिलती। जज्बात दिल में आने ही नहीं चाहिए। प्रोफेसर से अच्छे हैं इसलिए शायद मैंने लाइक करने लगी हूँ। तुम शायद ज़्यादा ही सोच रही हो। आइजा ने लब भेजकर बुक समेटी थी। तुम इनसे मोहब्बत करने लगी और जितनी जल्दी ये बात मान लो अच्छा होगा। खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ। हुरम के अल्फाज पर वो बेजान हुई थी। इसका दिल इतनी शिद्दत से धड़का जैसे वो चीख चीख कर कहना चाहता हो कि हाँ ऐसा ही है। मुझे नहीं पता, अगले लेक्चर का टाइम होने वाला है, मैं जा रही हूँ। वो हिचकिचाते हुए जल्दी से बैग उठाती खड़ी हुई। हुरम ने उसे ताज्जुब से देखा जो तेज़ी से वहाँ से चली गई थी। तेज़ कदमों के साथ वो हॉल की तरफ बढ़ रही थी। दिलो दिमाग कहीं अटके हुए थे। तुम इनसे मोहब्बत करने लगी हो। हुरम के कहे गए लफ्ज़ अब तक उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। सीढ़ियाँ चढ़ते इसका पाँव सीढ़ी से अटका था और अचानक अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाई। उसकी आंखों के सामने का मंजर घूम गया और खौफ से आंखें मीच गई थी। सीढ़ियाँ चढ़ते इसका पाँव सीढ़ी से अटका, अचानक तवाज़ुन बरकरार न रख सकी तो सामने का मंजर आंखों में घूमा और खौफ से आंखें मीची जब मजबूत बाजुओं ने इसकी कमर को हिसार में लेकर उसे गिरने से बचाया था। वो खौफ से इसके कोट को मुट्ठी में पकड़ चुकी थी। ध्यान कहाँ है आपका मिस आइज़ल? अगर आप गिर जाती तो? वो इसे देखता मताना ज़रदा लहजे में बोला था। सॉरी, वह सर झुकाती बोली। उसे आखिरी नज़र देखकर वह संजीदगी से नीचे उतर गया था। आइज़ल ने सर दाब भरी थी। ये क्या हो गया है हमें? क्या हम हुरम सही कह रही है? क्या हमें प्रोफेसर सावियान से मोहब्बत हो गई है? लेकिन ये तो गलत है। वो तो हमारे टीचर हैं और हमारी मंगनी तौसीफ से हुई है। ये सब क्या हो रहा है अल्लाह पाक? वो खुद से शर्मिंदा होती लेक्चर हॉल की तरफ बढ़ गई थी। वो जाते हुए पीछे मुड़ा था। सीढ़ियों पर गिरे हुए कुछ पेपर्स पर इसकी नज़र पड़ी थी। अपने हाथ में थामे हुए पेपर्स को स्टिक को उसने संजीदगी से देखा था और फिर आगे बढ़कर सीढ़ियों से वो पेपर्स उठाकर पेपर्स के बंडल पर रखकर वो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया था। शुक्र है लेट नहीं हुई, अभी लेक्चर में टाइम है। बुक निकालते हुए इसने घड़ी पर टाइम देखते हुए सुकून से कहा। बैग टटोलते हुए इसकी रूह परवास कर गई थी। ओह नो, स्केच कहाँ गए? ओह आइज़ा, कहीं गिरा तो नहीं दिए? वो मुंतशिर होती सांसों के साथ मतानत से पेशानी पर हाथ रखते हुए बुड़बुड़ाई थी। कहीं सीढ़ियों पर तो नहीं गिर गए? वो जल्दी से बैग लेकर हाल से बाहर निकल गई थी और सीढ़ियों पर आज झुकती आसपास देखने लगी, लेकिन वहां पर तो कुछ भी नहीं था। ओह नो, कहाँ गए? अगर किसी ने देख लिया तो? अगर किसी के हाथ लगे तो सीधे प्रोफेसर सावियान के पास ही जाएंगे। लेकिन प्रोफेसर जानते हैं मैं पहले भी बना चुकी हूँ और इस बार मैं पक्की मरूंगी। वो तेजी से उठती ऑफिस की जानिब भागी थी। इसके ब्राउन बाल हवा में लहरा गए थे। मेरा ख्याल है हमें सादगी से आइज़ल और तौसीफ का निकाह कर देना चाहिए। ऐसे लोगों की ज़बानें बंद हो जाएंगी। बेचारी बच्ची पर बातें करेंगे लोग क्या बगैर किसी रिश्ते के यहाँ पड़ी हैं। आयशा बेगम की बात पर जहाँ चौधरी साहब मुत्तफिक हुए वहाँ आसिफ साहब ने संजीदगी से उसने देखा। क्या मतलब है यहाँ पड़ी है? ये इसके मामों का घर है, वो कोई गैर थोड़ी है। आसिफ साहब ने स्पार्ट नज़रों से आयशा बेगम की जानिब देखते हुए कहा। मगर आसिफ भाई साहब आप लोगों को नहीं जानते, कल को कहीं चार औरतों में जाकर हम बैठेंगे तो हमें सुननी पड़ेंगी। मर्द हजरात को ये सब नहीं सुनना पड़ता। आयशा बेगम ने तुनक कर कहा। आसिफ साहब ने सर झटका था। लेकिन बेहतर होगा अगर आइज़ल और तौसीफ की निकाह से पहले तौसीफ कोई नौकरी तलाश कर ले। अरूसा बेगम ने आसिफ साहब को चाय का कप देते हुए कहा। आसिफ साहब ने सर हिलाया था जबकि आयशा बेगम का मुंह लटका था। जब तक तौसीफ की कोई अच्छी सी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक इसका निकाह रहने दीजिए। आसिफ साहब ने चाय का सिप लेते हुए संजीदगी से कहा। आयशा बेगम अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। तौसीफ को सुकून से लेटा देखकर इनका माथा गर्म पड़ा था। कुछ कमाने के बारे में सोचा है तुमने, या पूरी जिंदगी ऐसे ही पड़े रहोगे? उसे देखकर तुनक कर कहती वो चारपाई पर बैठी थी। तौसीफ ने बदमज़गी से आंखें खोली थी। मुझे क्या ज़रूरत पड़ गई कमाने की? भला वो सोने की चिड़िया किस लिए है? वो लापरवाही से बोला। आसिफ साहब इसका रिश्ता ऐसे नहीं थमा देंगे तुम्हें। कुछ देने के लिए जाओ और कमाओ, कुछ इन्हें मुतमईन तो करो। कम से कम ऐसे पड़े रहोगे तो कहीं और ब्याह देंगे इसको वक्त के इससे। आयशा बेगम की बात सुनते वो उठा था। वो सिर्फ मेरी है, कहीं और ऐसे ही ब्याह देंगे?
देखता हूँ मैं भी, वो सरगर्म लहजे में बोला। आयजा बेगम ने उसे तीखी नजरों से देखा। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, कल पता करवाया था, मिल में काम चल रहा है, इन्हें हिसाब किताब वगैरह के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है। मैं जाकर पता करता हूँ आज, तौसीफ ने उठते हुए कहा। आयजा बेगम ने सर हिलाते हुए से बाहर निकलते देखा। तेजी से इसने ऑफिस का दरवाज़ा खोला था। अंदर किसी को ना पाकर वो जल्दी से टेबल पर पड़े पेपर्स की तरफ लपकी थी। हाय अल्लाह, ये कहकर उसने जल्दी से वो पेपर्स उठाकर देखे थे जो पेपर्स के ऊपर ही मौजूद थे। बस दुआ करती हूँ ये प्रोफेसर ने ना देखे, वरना वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। पीछे पलटती वो ठिठकी थी। बेख्तियारी तौर पर उसने पेपर्स अपने पीछे छुपाए थे। वो गहरी संजीदगी से उसकी ये हरकत नोट कर चुका था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? स्पार्ट लहजे में पूछते हुए टेबल की तरफ बढ़ा और पेपर्स को संजीदगी से देखने लगा। वो वो मेरा इयररिंग गिर गया था, वहीं ढूंढ रही थी, वो गड़बड़ाते हुए नजरें झुकाकर बोली। उसने संजीदगी से इसका सुर्ख होता चेहरा देखा था। क्या छुपा रही हैं आप? वो पेपर से हटते हुए उसे तजस्सुस भरी नजरों से देखता बोला। आइजर का हलक खुश्क हुआ था। प्रोफेसर वो कुछ नहीं, आप नहीं देख सकते। वो लाल पड़ती यहाँ वहाँ देखती तो वो शशता रह गया। मेरा मतलब है कि कुछ आपके देखने की चीज़ नहीं है, कुछ प्राइवेट है। इसका चेहरा सुर्ख भभूका हो चुका था। वो सर को खम देता हुआ लाताल्लुकी से अपनी चेयर पर बैठा था। आइजल ने ठंडी सांस ली थी। मैं जाती हूँ। बगैर इसका जवाब सुनने की जहमत की वो तेजी से बाहर भाग गई थी। बेवकूफ़ लड़की। वो सर को खम देकर पेपर्स की जानिब तवज्जो मरकूज कर गया। हाय, मैं बच गई, वो पेपर्स को सुकून से देखते हुए बोली थी। अब तुम्हें छुपा कर रखूंगी मैं। वो पेपर्स को देखते मुस्कुराते हुए बैग में नफासत से रखकर लेक्चर हॉल की जानिब बढ़ गई थी। दिमाग सड़ गया तुम्हारा? ऐसे कैसे तुम इस पर भरोसा करके निकल पड़ती हो इसके साथ कहीं भी? बेवकूफ़, वो तुम्हारे अब्बू के दुश्मन का बेटा है। आलिशा ने उसे सर में चपत लगाई। लेकिन वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर इसने मारना होता तो उसे नहीं मार देता। सीरत ने लापरवाही से कंधे उचकाए थे। तुम्हारा दिमाग घास चरने निकल गया है। क्या उसे मारने के इरादे रख सकता है और कुछ नहीं? बेवकूफ़ लड़की, मुझे ये बताओ वो अचानक से तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गया है? अलीशा ने गुस्से से उसे घूरते हुए पूछा। मैं इसके पीछे पड़ गई हूँ मेरी प्यारी अलीशा जानू। मैं उसे जलील कर रही हूँ और वो बेचारा बस चुपचाप सह रहा है। सीरत ने मुस्कुरा कर कहा। यही चीज़ समझो, वो क्यों सह रहा है? क्या दिमाग गल सड़ गया है इसका कि वो इतने मील तुम्हें उठाकर पार्क में चलता रहा? एक मामूली डिनर उसने इतना स्पेशल डेकोरेशन के साथ पेश किया और उसने इतनी आसानी से 60% शेयर भी खरीद लिए। इन दो मामूली बातों पर तुम बेवकूफ़ हो। वह ज़रूर कोई प्लान कर रहा है और अभी तक उसने अपनी तीसरी शर्त भी नहीं बताई। अलीशा ने सोफे पर नीम तराज होकर कहा। सीरत ने पुरसोच नज़रों से उसे देखा था। लेकिन यकीनन मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो अब तक पहुंचा चुका होता अगर उसने पहुंचाना होता। सीरत ने कुशन को गोद में रखते हुए कहा। अलीशा ने झुंझलाकर उसे देखा। यानी मेरे अब तक बकबक करने का तुम पर कोई असर नहीं हुआ? एक बात याद रखना, सी भाई को पता लग गया ना, तुम्हारी टांगे काट कर तुम्हें घर बिठा देंगे वो। आलिशा ने फ़ोन पर स्क्रॉल करते हुए कहा। सीरत ने मुंह बनाकर उसे देखा। मैं अदीत से बात करूं और पूछूं कि उसे क्या चाहिए? सीरत ने भवें उठाकर पूछा। आलिशा ने लंबा सांस लेते अपने सर पर चपत मारी। वो तुम्हें क्यों बताएगा अपना प्लान? तुम ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हो सी भाई के जैसे, और वह ज़रा भी डेंजरस नहीं लगता मुझे। हाँ, थोड़ा सा मगरूर है लेकिन ख़तरनाक। चलो, अगर ख़तरनाक भी है तो भी देख लूँगी। अलीशा ने आंखें घुमाई थी क्योंकि वो बोल बोल कर थक चुकी थी और सीरत बीबी कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। माजी, ये कौन सा तरीका खाना खाने का लम्स? बेटा उठ जाओ, ये सब नीचे से। उसे उठाओ नीचे से। उसे नीचे से खाने की प्लेट उठाई थी मगर एक छोटे से हाथ ने इसके सर पर थप्पड़ मारा था। मोमानी, मुझे लम्स मार रही है, आप खुद उठा लें आकर, ये मुझे नहीं उठाने देगी। वो नीचे ही बैठता बोला। 4 साल की छोटी सी बच्ची उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए उसके पास बैठी थी और प्लेट से चम्मच दूर फेंकते हुए हाथ से खाने लगी थी। छी लम्स, गंदी बच्ची, उठो। इसका हाथ प्लेट से निकालते हुए उसने पेशानी पर बल डालकर उसे दिखाया था। वो खाने वाले हाथ से ही इसके मुंह पर थप्पड़ मार चुकी थी। मेरे बेबी गर्ल को गुस्सा आ गया। वो इसके बड़े भरे खाल खींचते हुए मुस्कुराया, जिसका इनाम उसे एक और छोटी सी चपेट की सूरत में गाल पर मिला। लम्स, गलत बात है, बड़े हैं वो आपसे, ऐसे नहीं करते। किचन से आती आवाज़ सुनकर उसने आंखें सुखेड़ कर उससे देखा था जो मुस्कुराते उसे टेबल पर बिठा चुका था। जी, गंदा है, गंदा है, गंदा है, गंदा है, छी। वो टेबल से चम्मच उठाकर नीचे गिराते हुए बोली थी। वो बेचारा नीचे से चम्मच समेटने लगा जब उसने दोनों हाथों से प्लेट उठाकर नीचे फेंकी थी। प्लेट टूटने की आवाज़ पर वह शशता रह गया। जी, गंदा गंदा, वो हाथ नचाते हुए उसे चिढ़ाकर बोली, जिस पर उसने आंखें सुखेड़ी थी।
ممانے ماریں گی اب؟ وہ پلیٹ کو دیکھنے کے بعد سے شیطان کو دیکھتا بولا۔ اس نے معصومیت سے اسے دیکھا تھا جیسے اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ کیا گرا ہے؟ کچن سے آتے ہوئے وہ چونکی تھی۔ سوری ممانی، وہ میرے ہاتھ سے گر گئی، وہ معذرت زدہ لہجے میں بولا۔ ٹیبل پر بیٹھے شیطان نے معصومیت سے اسے دیکھا جو اس کے لیے جھوٹ بول رہا تھا۔ آ جائیں تمہارے ماموں، میں بتاتی ہوں ان کو۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گیا کہ تم کیسے شیطان کے لیے جھوٹ بولتے ہو۔ وہ سر اٹھا گیا تھا۔ مسکراتے ہوئے وہ نیچے بیٹھ کر پلیٹ کے ٹکڑے سمیٹنے لگی تھی۔ ممانی، آپ مجھے لمس دے دیں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ اس شیطان کو دیکھتا ہوا بولا تھا جو اپنے پالوں کی پونیوں کو کھینچ رہی تھی۔ ٹکڑے سمیٹتا ان کا ہاتھ ساکت ہوا تھا۔ تمہیں سچ میں لمس چاہیے؟ جی ممانی، وہ مبہم سا مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ہلکی سی مسکراتی ہوئی سر کو ہلا گئی تھی۔ حال وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے گیٹ کے قریب کھڑی توصیف کا انتظار کر رہی تھی جو ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اپنے لب بھیج کے گھڑی پر وقت دیکھا تھا اور پاس پڑے بینچ پر بیگ رکھتے خود بھی بیٹھ گئی تھی۔ کیا کروں، کیسے بتاؤں گھر کے وہ مجھے لینے نہیں آیا؟ اکیلی چلو جاؤں؟ کیا موبائل تو ممانی نے لے لیا تھا؟ وہ لب بھیجتی سوچ رہی تھی جب اسے اپنے سامنے سے گزرتا زاویہ نظر آیا۔ ان سے کہوں کیا؟ ارے نہیں، بالکل نہیں، گھر کیا جواب دوں گی کہ کون ہے؟ وہ فوراً ارادہ ترک کر چکی تھی۔ وہ مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گرے کلر کے سمپل شرٹ اور بلیک پینٹ میں وہ بہت پرکشش لگا تھا اور اس کے چہرے پر کتنی ہمیشہ اسپاٹ تاثرات اس کی پرسنالٹی پر انتہا کے حسین لگتے تھے۔ آج بھی وہ سنجیدگی سے پیون کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آئزل گہری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو بولتے ہوئے کبھی ہاتھ اٹھا کر کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا، کبھی لب بھیج کر پیون کی بات سننے لگتا۔ پیون سر ہلاتے وہاں سے کلیکٹر آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ پینٹ کی پاکٹ میں ایک ہاتھ ڈالے دوسرے ہاتھ سے فون پر اسکرول کرنے میں مصروف ہوا تھا۔ پیون ہاتھ میں ایک بلیک کلر کی فائل لے کر اس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے فائل کو لیا تھا اور پیون کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی کسی اور کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ فائل لے کر سنجیدگی سے پیچھے مڑا تھا۔ ہلکی سنہری آنکھیں بنفشی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح پہلے نظریں چرا چکی تھی۔ وہ اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اب اور ویٹ نہیں کر سکتی، میں خود ہی گھر چلی جاتی ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بیگ کندھے پر ڈالتے بولی۔ نہیں، ماموں ناراض ہوں گے، انہوں نے کہا تھا اکیلی نہ آؤں، تھوڑا ویٹ کر لیتی ہوں، شاید کوئی لینے آ جائے۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ بیٹھ گئی تھی۔ فائل کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے سن گلاسز لگاتے فائل کو کھول کر گہرے مطالعے میں مصروف ہوا تھا۔ 45 منٹ ہو چکے تھے اور ابھی کوئی اسے لینے نہیں آیا تھا۔ وہ بیگ اٹھا کر گیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ مین روڈ پر گاڑیاں تیزی سے آ جا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر رکشے کو روکنے کی کوشش کی۔ رکشے میں بیٹھ کر اس نے بیگ کو گود میں رکھا تھا۔ رکشہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گیا۔ بھیا یہاں پر روک دیں بس۔ وہ بیچ راستے میں رکشہ رکوا کر اتری تھی۔ کرایہ دے کر اس نے پیشانی پر چادر درست کی اور سر جھکا ایک طرف چل دی۔ السلام علیکم۔ وہ قبرستان میں داخل ہوتے گیٹ کے قریب بیٹھے بزرگ سے بولتی تھی جنہوں نے نظریں اٹھا کر اس عام سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ وہ سر جھکائے آگے بڑھ گئی تھی۔ ایک قبر پر وہ رکی تھی۔ بابا، یہاں کوئی آیا تھا کیا؟ وہ پیچھے مڑتی ان بزرگ سے مخاطب ہوئی۔ بیٹا، ایک نوجوان آتا ہے یہاں اکثر، کل بھی آیا تھا، شاید اس نے پھول ڈالے ہوں گے۔ بزرگ کی بات سن کر اس نے محبت سے اپنی نانوں کی قبر کو دیکھا تھا جس پر گلاب کی پتیاں نچھاور کی گئی تھیں۔ آپ اپنی آئزل کو اکیلے چھوڑ کر چلی گئی نانو، وہ ان کی قبر کو دیکھتی دھیمے لہجے میں بولی تھی، ساتھ ہی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ سب کچھ بہت بدل گیا ہے نانو، مجھے تو کوئی پیار بھی نہیں کرتا آپ کی طرح۔ کیسے آپ میرے بال سہلایا کرتی تھی اور مجھے کھانا بھی کھلایا کرتی تھی۔ آپ مجھے اس بے حس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی، اب مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی نانو۔ وہ روتے ہوئے ان کی قبر کو دیکھتی بول رہی تھی بغیر یہ سوچے کہ ان کی باتوں سے کتنی تکلیف ہو رہی تھی ان کی روح کو۔ کتنی دعا کی تھی میں نے نانو، آپ تو کہتی تھی سچے دل سے مانگی دعا قبول ہوتی ہے، پھر اللہ پاک نے آپ کو مجھ سے کیوں چھین لیا؟ میں نے تو سچے دل سے آپ کے لیے دعا کی تھی نانو۔ وہ ان کی قبر کو ہاتھ سے چھوتے بے جان لہجے میں بولی۔ میں بہت اکیلی پڑ گئی ہوں نانو، میں کیا کروں، دل سے بوجھ ہی نہیں ہٹ رہا، ایسے لگ رہا ہے کوئی اپنا ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی اپنا ہے بھی تو وہ بھی اپنا نہیں لگتا۔ میرا دل بہت دکھتا ہے نانو، اللہ پاک کے سوا تو اب میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاتھ کے پٹ سے آنسو صاف کرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی تھی۔ آپ اللہ پاک سے میرے لیے آسانیاں پیدا کرنے کو ضرور کہیے گا۔ میں ٹوٹ رہی ہوں نانو، اب تو آپ بھی نہیں ہے نا، کون سمیٹے گا مجھے نانو؟ میں امی کو بہت یاد کرتی ہوں، وہ اکثر مجھے خواب میں ملتی ہیں، لیکن نانو میں ہمیشہ ان کو خود سے دور جاتے ہی دیکھتی ہوں، کبھی انہوں نے مجھے مخاطب نہیں کیا۔ وہ مجھ سے ناراض ہے نانو، آپ پلیز ان سے مل کر مجھ سے انہیں ملنے کو کہیے گا نا، میں روز یہ سوچ کر سوچتی ہوں کہ وہ آج مجھے مخاطب کریں گی، مگر وہ تو میری طرف دیکھ کر ہی منہ موڑ لیتی ہیں۔
وہ لب بھیجتی ان کی قبر کو دیکھتے ہوئے خاموش ہوئی تھی۔ میں چلتی ہوں نانو، سب پریشان ہو رہے ہوں گے، آپ میرے لیے اللہ پاک سے ضرور درخواست کرنا۔ ان کی قبر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ سسکی لیتے ہوئے بولی اور پھر چادر سے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اللہ تمہیں سکون عطا فرمائے کرے بیٹی، وہ بزرگ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے تھے۔ اس نے آنسوؤں کو روکتے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھتے آمین کہا اور پھر وہاں سے گزر گئی، بغیر یہ دھیان دیے کہ اس کے الفاظ سے کسی کا دل بہت بے دردی سے رویا تھا۔ کچھ دن بعد آصف صاحب اب تو توصیف بھی کام کر رہے ہیں، کیا سادگی سے نکاح کروا دیں؟ ممتاز صاحب کی بات سن کر سبزی کاٹتی عائزل کے ہاتھ ساکت ہوئے۔ رحم نے افسردگی سے اسے دیکھا تھا جو بے جان سی ہو گئی تھی۔ آصف صاحب نے سنجیدگی سے ممتاز صاحب کو دیکھا تھا۔ عائزل بیٹی یہاں، وہ سہمی ہوئی دوپٹہ درست کر کچن سے باہر آئی تھی۔ جی مامو جان۔ بیٹا آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں اس نکاح سے؟ اماں نے یقیناً پوچھا ہوگا آپ سے، مگر میں آپ کی مرضی ابھی جاننا چاہتا ہوں۔ آصف صاحب نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا تھا۔ انگلیاں چٹکھاتی عائزہ نے سہمی ہوئی نظروں سے عائزہ بیگم کو دیکھا تھا جو سبزی کاٹتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اماں نے ہی تو رشتہ طے کیا تھا، پھر کیا اعتراض ہوگا؟ عائزہ بیگم نے عائزہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ آصف صاحب کی درشت نظروں پر وہ خاموش ہوئی تھی۔ جی اگر نانو نے یہ رشتہ طے کیا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ ہچکچاتے ہوئے نظریں پھیر کر بولی۔ آصف صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ وہ لب بھیجتی واپس کچن کی جانب مڑ گئی۔ پرسوں جمعہ ہے، نکاح نیک دن ہے، نکاح پڑھوا دیتے ہیں پھر۔ آصف صاحب کے الفاظ نے اسے ساکت کیا تھا، اس کا دل ڈوبتا چلا گیا۔ وہ کچن سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عائزہ بیگم بھی اس کے پیچھے چلی گئی تھی۔ وہ لبوں پر ہاتھ رکھتی سسکیوں کو روک رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہوا۔ زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، تو اسی نے مجھے سب بتا دیا تھا جس کی وجہ سے اس نے تجھے تھپڑ مارا تھا۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، سمجھی؟ اپنے سارے یاروں سے کہہ دینا کہ اب رشتہ پکا ہو گیا، اب پرسوں نکاح کے لیے۔ خدا کے لیے ناک نہ کٹوانا ہمارے خاندان میں، ان دھندوں کو یہیں بند کر دے خدا کے واسطے، عائزہ بیگم نے تنک کر کہا۔ وہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے عائزہ بیگم کو دیکھتی ساکت ہوئی تھی۔ چل منہ ہاتھ دھو کر باہر آنا، آنسو ہی سے تو ریچھ جات دیتی ہے تو سب کو، عائزہ بیگم نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ان کے جانے کے بعد روتے ہوئے بیڈ سے کپڑے سمیٹ کر الماری میں رکھنے لگی۔ دوپٹہ اٹھانے پر وہ ساکت ہوئی تھی، اس کا رومال دیکھ کر۔ اوکے I will never address you in this tone again. Please stop crying. You look terrible crying like that. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس لہجے میں کبھی مخاطب نہیں کروں گا، پلیز رونا بند کریں، آپ اس طرح روتے ہوئے خوفناک لگتی ہیں۔ وہ اس کے کہے گئے الفاظ پر سکسکتے ہوئے رومال کو اٹھا کر سینے سے لگاتے ہوئے روتی چلی گئی تھی۔ تم ان سے محبت کرنے لگی ہو اور جتنی جلدی یہ بات مان لو اچھا ہوگا، خود کو بیوقوف مت بناؤ۔ حرم کی باتوں نے اس کے زخموں پر نمک پاشی کی تھی۔ اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے مجھے؟ میں اچھے سے جانتی تھی یہ رشتہ آج نہیں تو کل ہونا ہی تھا، پھر کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ روتے ہوئے اس کے رومال کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ کاش آپ ہمیں ملے ہی نہ ہوتے، وہ بے جان سے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ ڈیڈ کب تک ناراض رہیں گے آپ مجھ سے؟ اور جا کہاں رہے ہیں آپ؟ چاہت نے جھنجھلا کر کہا۔ اشفاق صاحب ٹائی لگاتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ جب تم نے اپنی مرضی ہی کرنی ہے تو پھر اپنے باپ سے پوچھ کر کیوں احسان لگانا چاہتی ہو؟ جاؤ جو کرنا ہے کرو، اشفاق صاحب نے درستگی سے کہا۔ ڈیڈ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور آپ ابھی تک اس بات کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا نازی بہت اچھا ہے، وہ شادی تو کر رہا ہے نا، پھر میں نے آپ سے، چاہت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن میری بات کان کھول کر سن لو، جتنا سیدھا وہ لگ رہا ہے تمہیں وہ اتنا سیدھا نہیں ہے، اور جس محبت کی تم بات کر رہے ہو وہ محبت اس کے باپ کے مر جانے کے بعد اس نے ختم کر دی تھی سب کے لیے، سمجھی؟ اب تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکا ہوں اپنے دشمنوں کا کیا حال کیا ہے، اور مجھے ڈر ہے وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اشفاق صاحب نے استحضائیہ لہجے میں کہا۔ لیکن وہ مجھے نقصان کیوں پہنچائے گا ڈیڈ؟ چاہت کے سوال نے اشفاق صاحب کو ساکت کیا تھا۔ بولیں ڈیڈ، آپ اسے اتنے گھبراتے کیوں ہیں؟ ایسا کیا کیا ہے آپ نے جو آپ کو ہمیشہ ہی خوف ستاتا رہتا ہے؟ چاہت نے ان کے ہنوز ساکت چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ لب بھیج کر بریف کیس اٹھا کر کمرے سے نکل گئے۔ چاہت انہیں دیکھتی رہ گئی۔ پاکٹ سے رومال نکال کر انہوں نے اپنی پیشانی پر آئے پسینے کی چھوٹی چھوٹی بوندیں صاف کی تھیں اور لمبا سانس لے کر وہ گھر سے نکل گئے۔ آفس کا دروازہ جلدی سے کھولتی وہ اس سے ٹکرائی تھی۔ کافی اس کی وائٹ شرٹ پر گری تھی۔ سوری پروفیسر، میں کیا کروں؟ وہ جلدی سے اپنے دوپٹے کو اس کی شرٹ کے سٹین پر رکھ کر سٹین صاف کرنے لگی۔ اس نے اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جب تک عائزل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ بے جان ہوتی اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا چکی تھی۔ اس کا حلق پورا سوکھ چکا تھا اس کا سر اسپاٹ تاثرات دیکھ کر۔ سوری، وہ ہم جلدی میں تھے، لیٹ ہو گئے تھے اس لیے۔
वो लब काटती शर्मिंदगी से नजरें चुराती हुई बोली थी। वह संजीदगी से लब भेजकर ज़ुहैब साहब को देखकर कुछ भी ना कह सका। इसकी इसकी ज़ुहैब साहब जो मुस्कुराते हुए चले आ रहे थे, इसकी वाइट शर्ट पर काफ़ी स्टेन देखकर चौंके थे। आइज़ल की तो जान ही निकल गई थी इन्हें देखकर। सी, ये सब क्या है? ज़ुहैब साहब ने ताज्जुब से पूछा और आइज़ल को भी देखा था, जो शर्मिंदगी से नजरें झुकाए खड़ी थी। मामू, आप फिलहाल तो मेरा स्पेयर सूट लेकर आए, मैं बाकी सब बाद में बताता हूँ। वो करख महफिल से आइज़ल को देखता बोला, जो लब भेज गई थी। ज़ुहैब साहब ने सर हिलाया था और वहाँ से अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गए। सॉरी प्रोफेसर। इट्स ओके मिस आइज़ल, आपने अच्छा गिफ्ट दिया है मुझे मेरी यूनिवर्सिटी में लास्ट दिन पर। वह संजीदगी से अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर शर्ट पर लगा स्टेन लगा हल्का करते हुए बोला। आइज़ल की धड़कनें रुक सी गई। आप जा रहे हैं? वो इसरारी नज़रों से उसे देखते हुए बोली, जिस पर वो संजीदगी से इसे देख गया, जिसकी बड़ी बड़ी बनफशी आंखों में जज़ा बरकरारी रंजो में लाल था। सावियान ने तमानियत से उसे देखा था, जो इसके चेहरे को देखती अब तक इसके जवाब की मुंतज़िर थी। डोंट वरी मिस आज़ल, प्रोफेसर शाहान के असिस्टेंट कुछ महीनों के लिए ऑफ है, तो आप इनके असिस्टेंट की जॉब कर सकती हैं। वह इत्मीनान से बोल रहा था, ये सोचे बगैर कि इसका छोटा सा दिल किस कदर किरची किरची हो रहा होगा इसके जाने की खबर सुनकर। हमारी वजह से ही जा रहे हैं आप, क्योंकि हम अपना काम ठीक से नहीं करते। उससे सिकते हुए जो मुंह में आया बोली थी। वो चौंक सा गया था, क्योंकि इसकी आंखें आंसुओं से भर आई थी। हम आधा कोई भी गलती नहीं करेंगे, आप प्लीज़ मत जाएं, वह बेख्तियार लहजे में बोली थी। वो संजीदगी से उसे देख रहता रह गया। ये लोग कब तक निकल रहे हो तुम? सुहेब साहब ने इसकी तरफ उसकी स्पिरिट शर्ट बढ़ाते हुए कहा, जो इसने सरहद से दी थी। बस लेक्चर के बाद। ओके, मैं मिलता हूँ आपको फिर। वो ऑफिस में ही दाखिल हो गया था। सुहेब साहब ने संजीदगी से इसके देखा था, जिसकी आंखों में आंसू थे। इट्स ओके बच्चे, टेक इट इजी, हो जाता है जल्दी में। क्या साविया ने डांटा आपको? सुहेब साहब ने शफकत से इस्तफसार किया। नहीं, प्रोफेसर ने नहीं डांटा, वो लहजे को कंपोज करते नजरें झुकाए बोली। सुहेब साहब ने सर हिलाते उसे दोबारा देखा, जो हनूस वहीं खड़ी थी। बच्चे, लेक्चर नहीं देना आपने? सुहेब साहब ने तशवीश से पूछा। वो हम इस प्रोफेसर से कुछ पूछना था, वो उंगलियां चुटकाते हुए घबरा कर बोली। सुहेब साहब ने ताज्जुब से उसे देखा और फिर अच्छा बेहतर कहकर वहाँ से गुजर गए। आइज़ल ने लब भेजकर ऑफिस को देखा, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, और आज वो यूनिवर्सिटी से जा रहा था। एक खिंचाव था इसके दिल को, जो फिल वक्त समझ नहीं पा रही थी। उसे आज एक अजीब सी बरहमी हो रही थी जावियान से, वो क्यों जा रहा था, और यही भरहमी गम गुस्से की सूरत में इसकी आंखों में आंसू की सूरत में मुफस्सिल हो रही थी। वो लब भेजती दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई थी, मगर ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी। शर्ट का बटन बंद करता वो गैर मुतहरिक सा हुआ था। आइज़ल की गालों पर सुर्खी फैली। बेशकन ब्लैक शर्ट में सरूप वजी वर्जिशी और हैक्स काबिल-ए-दीद मुजस्मा। वो साकित सी हुई थी, और कुछ पल बाद आंखों को सुकून पहुंचाने के बाद वो नदामत से सर झुका गई थी, और अफसरदगी से वो सर झटक कर रह गया था। अस्सलाम वालेकुम। कॉल कनेक्ट होते ही वो जल्दी से बोली थी। साथ लेट कर फ़ोन चलाती अलीशा ने पसमर्दगी से आंखें घुमाई थी। वालेकुम सलाम, कौन? वो गैर जिम्मेदारी से उसे पहचानने का इरादा तर्क कर चुका था। मैं सीरत। उसने भी ऐसे बताया जैसे वो सच में भूल गया हो। फ़ोन की दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी। सीरत ने भोलपन से आलिशा को देखा, जो इसको कच्चा चबाने के लिए तैयार बैठी थी। यस मिस सीरत, आपको कोई काम था? वो कुछ देर बाद प्रोफेशनल लहजे में बोला, जिस पर सीरत को शदीद मायूसी हुई थी। अचानक से इसका खैरत वाला ये रवैया सीरत से हजम नहीं हो रहा था। आप तो अभी तक नाराज़ हैं मुझसे? अच्छा सॉरी। जहाँ सीरत ने माफ़ी मांगी, वहाँ अलीशा ने कोफ्त से उसे घूरा। भला वो क्यों मना रही थी इसको? दूसरी जानिब फाइल को बंद करते इसके लबों पर कार शफकत मुस्कुराहट बिखरी। आपकी हरकत माफ़ी के काबिल नहीं मिस सीरत। वो निचला होंठ दांत तले दबाए हुए पुरशकवा अंदाज में बोला, जिस पर सीरत का मुंह लटका था। अच्छा, माफ़ी मांग तो रही हूँ। इतने दिन हो गए, आपने तो शक्ल ही नहीं दिखाई। सीरत ने शिकवा किया। क्या आप मुझे देखना चाहती हैं मिस सीरत? सीरत ने आधा मुंह खोला इसकी बात सुनकर, मगर इससे पहले वो कुछ कहती वो दोबारा गोया हुआ। आपकी ये ख्वाहिश मैं कुछ देर बाद पूरी करूँगा। हनी फ़िलहाल मसरूफ़ हूँ। वो कॉल मनक़ता करते हुए फ़ोन कॉन्फ्रेंस टेबल पर रखते हुए मुबहिम सा मुस्कुराया, दोबारा फाइल की जानिब मुतवज्जो हुआ था। समझता क्या है खुद को प्यारा है तो नखरे करेगा। सीरत ने फ़ोन को बेड पर फेंकते हुए कहा। अलीशा ने अल्लाह कहकर सर झटका था। इसे तुम्हें हनी कहा और तुम इसकी बेरखुबी पर शिकवा कर रही हो। तुम्हें गुस्सा नहीं आया क्या? अलीशा ने तुनक कर कहा। तो क्या हुआ, भैया भी तो मुझे प्रिंसेस कहते हैं। सीरत ने मुस्कुराते हुए कहा। अलीशा ने इसे सख्त घुरी से नवाजा था। वह फ़ौरन रुख फेरती लंबा सांस लेते हुए खुद को पुरसकून करने लगी। इसकी आंखें शर्मिंदगी से बाहर आने को थी।
ये कौन सा तरीका है मिस आइजल? शर्ट के बटन बंद करते हुए करख लहजे में बोला था, जिस पर इसने शर्मिंदगी से लब भेजे। सॉरी, मैं जानबूझकर नहीं थी आई अंदर। वो खुश क्लबों पर सामान फेरते हुए हकलाकर बोली। क्या चाहिए अब आपको? वह संजीदगी से टेबल पर फ़ोन उठाता आइजल ने रुख बदलकर उसे देखा, जो फ़ोन पर मैसेज का टाइप कर रहा था। आप क्यों चाह रहे हैं? वो नज़रें झुकाए ही आप दीदा हो गई। आपको इतना पर्सनल सवाल पूछने का हक नहीं दिया गया मिस आइजल। इसके बेपरवाह जवाब पर वो दिल पर कसक खाकर रह गई थी। अगर हमें कभी आपकी एडवाइस की या मदद की ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे? आप तो जा रहे हैं। वो इसे सेकंड देखने के बाद बोली और संजीदगी से वो इसे देख रहा था। आई थिंक आपको मेरी एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हर मामले में आप मेरी मदद नहीं कर सकता मिस आइजल। वो स्पार्ट लहजे में कहते हुए ऑफिस से बाहर निकल गया था। आइजल ने बेबस नज़रों से उसे दूर जाते देखा था। बैग को कंधे पर दुरुस्त करते हुए वो बाहर निकल गई थी। आई थिंक आपको मेरी एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हर मामले में आपकी मदद नहीं कर सकता मिस आइजल। इसने हाथों से आंसुओं को साफ किया था। आप वाकई इस बार सामसी लड़की की कोई मदद नहीं कर सकते प्रोफेसर सावियान हैदर रिजवी। वो धीमी आवाज़ में कहते हुए लेक्चर हॉल से कंटीन की तरफ बढ़ गई थी। वो इसका आखिरी लेक्चर नहीं लेना चाहती थी। सारी शॉपिंग तो हो गई। उफ, कमर दुख रही है मेरी तो चल चल के। चाहत ने सोफे पर बैठते हुए थकान ज़दा लहजे में कहा। मैरूनसा बेगम ने सर झटका। उसे चाहत ज़रा भी पसंद नहीं थी, मगर बेटे की जिद के आगे क्या करती भला। सीरत आप ही ज़रा पानी लाए, मेरी बहना बेहोश होने वाली है। अनस ने आंखें घुमाते हुए कहा। सीरत हंसते हुए हाल में दाखिल हुई थी और आते ही सामान को देखने में मसरूफ़ हो गई थी। चाहत ने तीखी नज़रों से अनस को देखा था। बेटा सावियान कहाँ है? मैरूनसा बेगम ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। अम्मी वो तो यूनिवर्सिटी गए, वहाँ से ऑफिस जाएंगे, लेकिन कहकर गए थे कि मेहंदी के फंक्शन तक आ जाएंगे। सीरत ने सामान देखते हुए मसरूफ से अंदाज में कहा। चलो कोई बात नहीं, काम होगा इसे। मैरूनसा बेगम ने सर हिलाया था। चाहत मुस्कुराते हुए फ़ोन निकालकर स्क्रॉल करने में मसरूफ हो गई थी। अनस भाई साहब डेकोरेशन वाले कब तक आएंगे? सीरत ने सामान चेक करने के बाद सोफे पर बैठकर पूछा। बस आधे घंटे तक पहुंच जाएंगे, अनस ने फ़ोन पर देखते हुए मसरूफ से अंदाज में कहा। सीरत ने सर हिलाया था। वो छोटे छोटे कदम होता थी कैंटीन की विंग से निकल रही थी जब इसकी नज़र लेक्चर हॉल से निकलते सावियान पर पड़ी, जो प्रोफेसर शाहान के साथ मुस्कुराते हुए मुसाफा कर रहा था। आयशा ने लब भेजकर इस क्लासी शख्स को देखा जो सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। आई थिंक आपको मेरी एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हर मामले में आपकी मदद नहीं कर सकता मिस आयशा। इसने खफकी से सर झटका था। घड़ी पर वक्त देखते आगे बढ़ गई थी। वो कितना संजीदगी से आगे बढ़ गया था। मिस आयशा, वो रुकी थी। जी। वो पीछे मुड़ी थी। शाहान चलते हुए इसके सामने रुका था। आपके प्रोफेसर जाते जाते आपके लिए ये देकर गए। वो पॉकेट से एक ब्लैक कार्ड निकालकर उसकी जाने बढ़ा गया। आइजल ने चौंकते हुए इसका कार्ड लिया था, जिस पर इसका नाम और नंबर था। वो कहकर गए हैं आप जब चाहे मेरी एडवाइस दे सकती हैं, शाहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा था। वो अच्छे से जानता था कितनी लाडली थी वो प्रोफेसर जावियान की। थैंक यू प्रोफेसर, उसे मुस्कुराते प्रोफेसर शाहान से कहा। वो मुद्दबाना अंदाज में मुस्कुराता पीछे मुड़कर जाने लगा था। प्रोफेसर सावियान क्यों जा रहे हैं? वो कार्ड मजबूती से थामे हुए बोली थी। इनकी शादी है मिस आइजल, प्रोफेसर शाहान ने मुस्कुराते हुए कहा। आइजल के दिल ने एक बीट मिस की थी। इसके बाद दूसरी बीट मिस हाई थी। इसके चेहरे से चमक गायब हो गई, जिसे प्रोफेसर शाहान ने भी नोटिस किया था। ओके, थैंक यू प्रोफेसर, वो धीमे लहजे में कहती हुई वहाँ से चल दी थी। कुछ देर पहले वाली सारी मुसरत एक पल में ख़त्म हो चुकी थी। वो दिल पर बहुत सा बोझ लिए वहाँ से घर के लिए निकल पड़ी थी। तुम इनसे मोहब्बत करने लगी हो। इनकी शादी है मिस आइजल। आपके प्रोफेसर जाते जाते आपके लिए ये देकर गए। प्रोफेसर सावियान क्यों जा रहे हैं? आपको इतना पर्सनल सवाल पूछने का हक नहीं दिया गया मिस आइजल। हम आइंदा कोई भी गलती नहीं करेंगे, आप प्लीज़ मत जाएं। अब तक के तमाम वाक़यात उसके दिमाग में फ़िल्म की तरह चल रहे थे। इसका सर बेहद बोझल हो गया था। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ रोड तक पहुंची थी। आंखों के सामने रंगों के धब्बे से आ रहे थे। इसे नीमवा आंखों से रक्षा रोका और रक्षे में सवार हुई थी। आसपास का मंजर घूम रहा था। भैया यहीं पर ही रोक दें, वो कब्रिस्तान को देखती बोली। रक्षे वाले ने रक्षा रोका था। वो किराया देकर नीचे उतरी थी। बेजान कदमों के साथ वो आगे बढ़ गई थी। उसके पीछे एक ब्लैक मर्सिडीज भी रुकी थी, मगर वो दुनिया जहां से काफिस पर चलती जा रही थी। कब्रिस्तान का गेट खोलकर वो बेबसी से चलती जा रही थी। वो वहां बैठे बुजुर्ग ने तशवीर से इस आम सी लड़की को देखा था, जो दुनिया जहां से गाफिल सी चल रही थी। अनफाल बीबी की कब्र के करीब वो मिट्टी पर ढह सी गई। घुटनों के बल बैठती वो इनकी कब्र पर गिरती रोती चली गई।
نانو ہم بہت تھک گئے ہیں، اللہ پاک سے کہیں وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ بلا لیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر ان کی قبر پر گر رہے تھے۔ نانو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا کریں، ہمیں آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے، ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، کہاں جائیں۔ آنسو جلدی سے صاف کرتے ہوئے ان کی قبر سے ایسے مخاطب کرے تھے جیسے وہ وہاں موجود تھی اور وہ ان کی بات سن رہی تھی۔ ہمیں ایک ایسے شخص سے محبت ہوگی جو ہمارے نصیب سے بہت دور ہے، اب ہم کیا کریں بتائیں نانو۔ ان میں بہت اپنائیت سی ہے، ایسا لگتا ہے وہ میرے اپنے ہیں، میں کیسے کہوں ان سے۔ نانو میرا نکاح ہے کل توصیف سے نانو، میں بہت پریشان ہوں، آپ کی عائزت بہت پریشان ہے۔ ان کی قبر پر ہاتھ پھیرتی وہ بے جان لہجے میں بول رہی تھی، مومانی ہم سے بالکل بھی اچھا برتاؤ نہیں کرتی، وہ ہم پر بہت گندے الزام لگاتی ہیں نانو، وہ ہمیں بد کردار کہتی ہیں، ہمیں اپنے پاس بلا لے نانو، ہم نہیں جینا چاہتے۔ آپ کیوں چلی گئی ہمیں بے اسرا چھوڑ کر؟ کسی نے بے حد کرب سے اس کی باتیں سنی تھی۔ روتے ہوئے اس کی نظر گھڑی پر پڑی اور اسے یہاں بیٹھے 20 منٹ ہو چکے تھے، وہ نہیں جانا چاہتی تھی، پھر سے اس پر گھر دیر سے آنے پر طرح طرح کے الزام لگائے جائیں گے۔ وہ جلدی سے اٹھی، نظروں کا منظر یکایک دھندلایا اور وہ بے ہوش ہو کر نیچے گری تھی۔ اسے بند ہوتی آنکھوں سے ایک پرچھائی کو اپنی طرف تیزی سے بڑھتے دیکھا تھا اور اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھا تھا، اس کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا، اس کے بخار سے تپتے ہوئے چہرے کو چھوتے وہ ساکت سا رہ گیا تھا۔ وہ بزرگ تیزی سے اس کے پاس آئے تھے۔ کیا ہوا ہے بیٹے؟ بخار ہے بابا، چکرا کر گر گئی ہیں، میری گاڑی میں پاس میں ہی لے کر جاتا ہوں۔ وہ انہیں پریشان دیکھ کر تسلی دیتے ہوئے اسے بازو میں اٹھا چکا تھا۔ میں جانتا ہوں انہیں، آپ فکر نہ کریں، وہ ان کے اضطراری چہرے کو دیکھ کر تسلی سے دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔